हेलो फ्रेंड्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर्स का नया सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि हम वीकली करंट अफेयर्स से स्टार्ट करने वाले हैं, और वीकली करंट अफेयर्स का एक सेशन मैंने पहले ले लिया था, ये दूसरा सेशन है। और इसमें मई का जो सेकंड में है, उसके बाद से अभी तक का जीके है, सैटरडे तक का। और ये सेशन का अच्छा रिस्पॉन्स आया था पिछली बार, तो मैंने इसको एक नई लुक में लेके आया हूँ। इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, आपके ऑप्शन है आपके सामने, और जैसे एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से। इसके साथ साथ जो इनके साथ में जुड़ी हुई एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी मैं आपके साथ में करूंगा। और जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे, और टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाएगा, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको डाउनलोड करना ना भूलें। कई बार टेलीग्राम चैनल पे प्रॉब्लम आ रही थी कि वहां पे जाके वो फाइल डाउनलोड नहीं होती है, तो हमने वेबसाइट पर भी डलवा दिया है। और ये जो मैं आपके लिए मोती हीरे चुनकर लेके आया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो टाइम खराब ना करते हुए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आयु रक्षा ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयु रक्षा ऐप किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो आयु रक्षा ऐप के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। ये आयु रक्षा ऐप जो है, ये पुलिस वालों के लिए है, और पुलिस वालों को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाएगी। करीब 80,000 लोगों का इन्होंने टारगेट रखा है, ताकि उनको कोरोना से लड़ने में मदद मिले। तो इसका स्लोगन यही है, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। तो दिल्ली पुलिस के संग का मतलब दिल्ली पुलिस ने तो लॉन्च किया ही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं है, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी है, और इन दोनों के सहयोग से ये ऐप लॉन्च किया गया है। प्लस ये दोनों के सहयोग से जो ऐप लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर तो फोर्थ होगा। और मैं दूसरी चीज जो आपको बता रहा था कि ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये भारत का जो आयुष मिनिस्ट्री है, भारत की जो आयुष मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत विभाग है। आयुष मिनिस्ट्री आपको पता होगा, अलग अलग पद्धतियों से इलाज करने की विभिन्न विधाओं को मिलाकर ये आयुष नाम बनाया गया है। हिंदी में तो आयुष हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में AYUSH लिखते हैं। तो ए का मतलब आयुर्वेदा है, वाई का मतलब यूनानी है, वाई का मतलब योगा है, यू का मतलब यूनानी है, एस का मतलब सिद्धा है, और एच का मतलब होम्योपैथी है। तो ये पांचों तरह की जो मेडिकल की विधा है, जिसके द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है, उससे मिलाकर आयुष बना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आयुष मिनिस्टर कौन है। तो इसका आंसर फोर्थ नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, टूना एक मछली है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी मछली आपको दिख रही होगी नीचे। इस मछली को लोग जो है खा जाते हैं, तो उसी की याद में जो है आपको ये समझिए कि टूना दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड मई को टूना दिवस मनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और दूसरा, ये टूना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री दोनों के लिए, क्योंकि ये वहाँ के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फूड प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही हेल्दी फूड होता है। क्योंकि इसमें एक तो ओमेगा 3 आपने सुना होगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। फिर इसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा B12 एक विटामिन होता है, जो कभी भी शरीर में कमी होती है, हमारा शरीर इसको खुद बनाता है। अगर कमी होती है तो आपको बाहर से इंजेक्शन डॉक्टर देता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, जिनकी संख्या है 17। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इन 17 में 2030 तक टारगेट पूरे करने हैं। जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, बहुत सारे गोल हैं। तो इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक पूरा करने का टारगेट रखा है। और इसी 17 गोल में से एक 14 नंबर का गोल जो है, वो इस टूना से रिलेट आप कर सकते हैं। उस गोल का नाम है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, यानी कंजर्व करिए और सस्टेनेबली यानी धारणीयता से ओशंस को यूज करिए, ऐसा यूज करिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल यूज। तो सी मैराइन्स रिसोर्सेज के लिए ये गोल बनाया गया है, तो वहां पर भी इसको काम में लिया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप इतना यूज नहीं करिए कि आपके लिए फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाए टूना, सिर्फ पिक्चर में ही हमें दिखे। तो इसी अवेयरनेस के लिए दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी एक MSME बैंक ऑफ आइडियाज, ध्यान रखिएगा, बैंक है MSME बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें आप MSME से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के आइडियाज दे सकते हैं। उन आइडियाज पे बात की जाएगी और इनोवेशन और रिसर्च से रिलेटेड भी बातें की जाएगी। तो ये अभी हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है किस यूनियन मिनिस्टर ने ये पोर्टल लॉन्च किया। तो अगर आपको पता होगा कि MSME मिनिस्टर कौन है, तो आप इजीली बता पाएंगे, क्योंकि हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और मैं आपको क्लू बता देता हूं, MSME मिनिस्टर जो है वही हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपको पता होगा कौन है दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, नितिन गडकरी जो है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वही MSME मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। MSME का मतलब होता है दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्मॉल एंटरप्राइजेज ये होते हैं। और ये मैं जो बैंकिंग की क्लासेस ले रहा हूँ आपकी, मैं उसकी सीरीज ही चला रहा हूँ, तो वो आप देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि माइक्रो किसे बोलते हैं, स्मॉल किसे बोलते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं, वो आप वहां देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, किसी कंपनी का टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपया है तो उसको माइक्रो बोलेंगे, 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपया तो उसको स्मॉल बोलेंगे, और 75 करोड़ से ऊपर है तो उसको बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एमएसएमई किसे बोला जाता है। तो इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑफ राजा रवि वर्मा, ही वाज फेमस, वो क्या थे? राजा रवि वर्मा का फोटो आपको नीचे दिख रहा होगा, ये राजा रवि वर्मा है, केरला के ऑटोक्रेट फैमिली से रिलेटेड थे, और केरला में जो शाही परिवार था उससे क्लोजली रिलेटेड थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और इनका जो काल है वो है 1848 से लगाकर 1906 तक, तो ये इनका समय रहा है। तो ये कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है, किस विधा में? पोएट थे, पेंटर थे, पॉलिटिशियन थे, प्लेयर थे, कौन थे? तो ये दूसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है दोस्तों, ये पेंटर थे, ऑयल पेंटिंग इन्होंने की, और इनके लिए जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, क्यों इनका नाम जिक्र आ रहा है, अभी जितने भी आप हिंदू देवी देवताएं देखते हैं उनको ह्यूमनाइज फॉर्म में करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जैसे आप अभी देखते हैं कि लक्ष्मी जी की फोटो लगी है घर में, उन्होंने इतने सारे गहने पहन रखे हैं और इस तरीके का उनका लुक है, ये सारा ह्यूमनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को जाता है। तो इनकी 172वीं जयंती हाल ही में मनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है किस फील्ड से रिलेटेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर को हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य बनाया गया? एक भारतीय वैज्ञानिक है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो इनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को हाल ही में, एक शोभना भरतिया भी मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है, शोभना नरसिम्हन को हाल ही में ये जो मैंने बताया अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य बनाया गया। इंटरनेशनल मानद सदस्य को बोलते हैं इंग्लिश में, आई होप मुझे ऑनोरेरी सदस्य बनाया गया, ऑनोरेरी सदस्य बनाया गया है, मानद सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है? यानी मुफ्त में लोगों का इलाज किया जाएगा। तो ज्योतिबा फुले एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, आपको पता होगा, और ये किस स्टेट से अगर रिलेटेड है आपको पता है तो उसी स्टेट ने ये चालू की है, ये है महाराष्ट्र। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही है, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत फ्री इंश्योरेंस स्कीम इनने चालू की है। अभी आपको पता होगा दोस्तों, कोविड-19 के कारण, हालांकि नाम लेना भी गड़बड़ी है, बहुत सारी चीजें जो है अभी उथल पुथल मची हुई है, और बहुत सारा जीके इस तरीके का डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं, खेल नहीं हो पा रहे हैं, पुरस्कार वगैरह इतने नहीं मिल पा रहे हैं, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा जो जीके बन रहा है वो इसी से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड, इलाज से रिलेटेड, या कोई वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसी से रिलेटेड। तो इस दुख की और इस पैंडेमिक की घड़ी में हमें पेशेंस रखना है और अपनी तैयारी को आगे निरंतर जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी में लिखे ताकि दोनों को प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों का बराबर 50% शेयर रखा है। आदिल कासिम एक नाम है एक व्यक्ति का, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फीफास वर्ल्ड कप 2020 हु टेस्टेड पॉजिटिव कोविड-19। देखिए हर जगह इसी का नाम आ रहा है। बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आपको पता है कि 2022 में विश्व कप होने वाला है, और 2022 में जो विश्व कप होने वाला है वो होने वाला है कतर में, और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है आदिल कासिम, ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बताना है किस कंट्री से हैं, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ये कतर से ही रिलेटेड है, क्योंकि कतर में ही ये वर्ल्ड कप होने वाला है और कतर से ही ये रिलेटेड है। यहाँ पर एक नाम आया हुआ है फीफा, तो उसके बारे में अगर थोड़ी बात आपको बता दूं, फीफा जो है इसका फुल नेम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच नेम है। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसका नाम आप इस तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। अदरवाइज इसका फ्रेंच नेम है फेडरेशन इंटरनेशनले डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो है इसका हेड ऑफिस है जूरिख में इसका हेड ऑफिस है, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है भी, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं, और इसकी स्थापना जो है 1904 में हुई है। तो कभी कभी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा आईसीसी क्रिकेट के रिलेटेड संस्था है, वैसे ही फीफा जो है फुटबॉल से रिलेटेड संस्था है, और 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें देख ली। अगर आपको पूछे कि कहां पर होने वाला है, तो कतर में होने वाला है, कब होने वाला है, 2022 में होने वाला है, कौन करवाता है, फीफा करवाता है, कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं,
आदिल कासिम है, कहाँ से रिलेटेड है, कतर से रिलेटेड है। तो एक ही क्वेश्चन में कई सारे 5-6 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस महिला को हाल ही में बीएसई के बोर्ड में, बीएसई का मतलब होता है यहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किस महिला को हाल ही में स्वतंत्र महिला, इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर के रूप में नामित किया गया है, आपको बताना है उसका नाम। तो शोभना नरसिम्हन, तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको कि अमेरिका में एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में इनको नॉमिनेशन किया गया है। गीता गोपीनाथ नहीं है, आईएमएफ में ये सलाहकार थी पहले। मंजुला भार्गव, ऐसे ही मैंने नाम डाला है, तो नाम बचा जयश्री भार्गव। तो जयश्री भार्गव को ही हाल ही में बीएसई के अंदर स्वतंत्र महिला निदेशक पहली बार नामित किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो ये हमारा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, उसके बाद में मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आप चाहें तो मार्केट में सेल और परचेज कर सकते हैं अपने शेयर्स को। आपके पास शेयर है तो परचेस करिए, नहीं है तो खरीदिए, खरीद के वापस बेचिए, बेच के वापस खरीदिए, इस तरीके से प्रॉफिट होता है। और बीएसई जो है वो भारत में कहाँ पर स्थित है उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये मुंबई में स्थित है और मुंबई में कई बार नाम आता रहता है दलाल स्ट्रीट। तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1877 में की गई थी। और इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन, विक्रमजीत सेन क्या है दोस्तों, इसके एमडी हैं। और अगर आप इसके सीईओ के बारे में बात करेंगे तो आशीष कुमार चौहान। तो विक्रमजीत सेन याद रखिएगा, वैसे तो सबसे की पीपल यही है, इसके एमडी हैं, लेकिन अगर आप बात करें इसके सीईओ के बारे में तो उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। तो ये इससे रिलेटेड चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये 3 मई को सेलिब्रेट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है इसकी थीम, ये जो थीम है इस बार वो थीम डाली गई है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। यानी अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो वो फियर और फेवर के बिना होना चाहिए। और हमारा जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ हम प्रेस को बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आता है दोस्तों, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2020 में मनाया गया और इसकी थीम मैंने बताया ये रखी गई है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अगला क्वेश्चन आपका कि फेसबुक के बाद में आफ्टर फेसबुक एक और कंपनी ने जियो में अपनी इक्विटी खरीदी है, उसका नाम है सिल्वर लेक कंपनी। आपको बताना है कि रिलायंस जियो में जो सिल्वर लेक कंपनी एक और दूसरी कंपनी है इसने खरीदी है, ये कहाँ की कंपनी है, किस कंट्री से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये मैं बता दूं आपको यूएसए से रिलेटेड है, कैलिफोर्निया की ये कंपनी है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि फेसबुक ने तो जियो में अपना 9.99% शेयर खरीदा ही है 43,574 करोड़ रुपए में। उसके साथ में सिल्वर लेक ने भी 1.15% शेयर खरीद लिया है 5,655 करोड़ रुपए में, और ये इतना शेयर खरीदा है। इसके अलावा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही एक न्यूज और है कि एक और कंपनी ने रिलायंस जियो में एक शेयर खरीद लिया है, उसका नाम है विस्टा इक्विटी। उस कंपनी का नाम है विस्टा इक्विटी। तो विस्टा इक्विटी ने भी इस कंपनी में शेयर खरीदा है और इसने जो परसेंटेज खरीदा है 2.32% खरीदा है और 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो रिलायंस जियो को कुल मिलाकर आप देख सकते हैं करीब करीब 65,000 करोड़ रुपए का आई हुई है। और रिलायंस जियो का टारगेट है इस बार, ये रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट है कि कर्ज मुक्त हो जाए, वो लोन फ्री हो जाए, उसी के लिए इक्विटी बेचकर की जा रही है। और फेसबुक के साथ में तो उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है ताकि व्हाट्सएप, जियो मार्ट और इनको मिलकर डेटा शेयरिंग की जाए और इंडिया के जो रिटेल मार्केट है उस पर कब्जा किया जाए। तो 3 चीजें याद रखिएगा यहाँ पर, फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी, इन तीनों ने रिलायंस जियो में इक्विटी खरीदी है। मैंने आपको परसेंटेज बता दिया, अलग अलग कितने रुपए में खरीदी है वो बता दिए हैं। मेरे पास में घर पे थोड़ा ये पेन इसी तरीके का है दोस्तों, तो थोड़ा राइटिंग में आप एडजस्ट करिएगा। मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे इसको बेटर करने का, क्योंकि वो टच पैनल नहीं है मेरे पास में घर पे, ये मैं दूसरा जुगाड़ करके आपको लेके आ रहा हूँ। दूसरा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन आर्कटिक रीजन में 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 1 मिलियन यानी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक वाइड होल था, वो बंद हो गया है। आपको बताना है कि द हॉल वॉज कॉज्ड बाय विच गैस। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली लिखा नहीं है, ये हॉल पृथ्वी में नहीं है, एक्चुअली हमारा वायुमंडल में है
और वो ओजोन लेयर में है। ओजोन लेयर, आपको पता होगा ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी पर रक्षा का काम करती है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है सूरज से, उनको रोकने का काम करती है और इससे कई सारे बेनिफिट हमें होते हैं। अगर ये ना हो तो हमें स्किन कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, हम धूप में से निकल नहीं पाएंगे, सनलाइट में निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर में इतना बड़ा 10 लाख वर्ग किलोमीटर का छेद हो गया था, तो ये बंद हो गया है अभी। और आपको बताना था यहाँ पर ये छेद किस गैस की वजह से होता है, तो इस गैस का नाम है CFC। CFC का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस है उसके कारण ये छेद हुआ था अंतरिक्ष में इतना बड़ा, और इसको हाल ही में पाया गया कि ये जो छेद है वो खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये छेद इसलिए खत्म हुआ कि कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव असर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक ज्योग्राफिकल घटना होती है जिसको हम बोलते हैं पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स, तो जब ये पोलर वर्टेक्स तेज होता है, अच्छा होता है, तब ये छेद बढ़ता है। जब ये कमजोर हो जाता है तो ये घटना जो है वापस अपने आप को पृथ्वी हील करती है। इस पोलर वर्टेक्स में क्या होता है, ठंडी हवाओं का क्षेत्र अगर ध्रुवों की तरफ, पृथ्वी ये ऐसे है और अगर नॉर्थ रीजन में ये था तो नॉर्थ ध्रुव पे, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा ठंडी हवाओं का क्षेत्र बनता है तो ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी पोलर वर्टेक्स कमजोर हो गया है, छेद भर गया है, लेकिन ये होता CFC के कारण है। ये जो छेद होता है ये CFC के कारण होता है, ये कंफर्म है। इस CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और 1987 में एक संधि हुई थी जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसको CFC के यूज को बैन कर दिया गया है, लेकिन इसकी जगह एक नई गैस को करने का बोला था उन्होंने, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। CFC को बंद कर दिया, HCFC का यूज करने के लिए बोल दिया गया था। ये कहाँ यूज होती है दोस्तों, ये रेफ्रिजरेशन में, आपका फोम इंडस्ट्री में, जो शीतलक वगैरह है उनमें, फ्रिज वगैरह में गैस यूज होती थी और इसके निकास से ओजोन को नुकसान पहुंचता था। तो ये भी 2010 से 15 के बीच में बंद करने का बोला था। लेकिन अभी हाल ही में खबर आई थी चाइना से कि CFC का एक वेरिएंट है CFC-11, वो चाइना यूज कर रहा है गुपचुप तरीके से। तो ये भी है। दूसरा, इसको बंद करने के बाद में एक और नई गैस जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो अभी ये यूज हो रही है जिससे ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है, HFC। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है नई गैस है, इससे ओजोन डिप्लेशन नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया CFC के बारे में और ओजोन लेयर का जो छेद था उसके बारे में, होल के बारे में बताइए, सबसे बड़ा छेद था। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये है, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं है, ध्यान रखिए, हम हार नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जो है कैंपेन है हम हार नहीं मानेंगे, ये लॉन्च किया गया है किस बैंक के द्वारा। एक्चुअली कैंपेन में तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें AR रहमान एक सॉन्ग गाया है, प्रसून जोशी हैं, बहुत सारे लोग हैं कोविड-19 पेंडेमिक के इस दौर में मोटिवेशन के लिए। तो उसमें एक बैंक भी जुड़ गया, उस बैंक का नाम आपको बताना है और उस बैंक का नाम है HDFC। तो इस बैंक का नाम HDFC, ध्यान रखिएगा इस कैंपेन को लॉन्च करने में। और ये क्या करेगा, इसको जितना ज्यादा लोग शेयर करेंगे, तो जितने लोग शेयर करेंगे पर शेयर पर, एक शेयर पर 500 रुपया HDFC अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा कोविड-19 के लिए। इसीलिए ऐसी चीजों को पूछा भी जाता है कई बार और आपको ध्यान भी होना चाहिए। तो HDFC के बारे में मैंने बताया आपको। चलिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नए नए ताज़ा तरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखते रहिए और इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। संदीप कुमारी एक महिला है जो हैज बीन स्लेप्ड विद अ 4-year बैन बाय वाडा। वाडा क्या एक संस्था है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी नशीली दवा का सेवन करता है और उसके बाद में खेल खेलता है ताकि उसमें ताकत रहे और वो उसके अकॉर्डिंग वो खेल जीत जाता है, तो उसका टेस्ट होता है इनको खेल खेलने से पहले। तो इनका भी टेस्ट हुआ था और ये पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि वाडा से पहले नाडा ने ये टेस्ट किया था जिसमें ये पॉजिटिव नहीं पाए गए थे, लेकिन वाडा को शक हुआ, उसके बाद नाडा के बाद में वाडा ने ये टेस्ट किया। तो नाडा क्या है, नाडा हमारे भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। नाडा मतलब नेशनल, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा ने टेस्ट किया था तो उसमें ये नहीं आए थे, लेकिन पॉजिटिव वाडा में ही आ गए हैं। और अगर हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में थोड़ी बात करें तो ये जो है ओलंपिक कमेटी के अंडर में काम करती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वाडा का, इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कनाडा में है, कनाडा में मॉन्ट्रियल। मैंने मॉन्ट्रियल का भी जिक्र किया था आपके सामने कि मॉन्ट्रियल जो है वो एक संधि हुई है 1987 में ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है जहां पर इसका ऑफिस है
और 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपने सुना होगा कई बार रशिया के सारे एथलीट को बैन कर दिया है। तो कोई स्टेरॉइड वगैरह अगर ये लेते हैं तो उसको टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इनको बैन किया जाता है। तो अभी रिसेंट जो है संदीप कुमारी बैन हुई है। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, संदीप कुमारी जो ये बैन हुई है इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। बस आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस गेम से संबंधित है। तो ये गेम है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो से ये महिला संबंधित है, संदीप कुमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेम के वर्चुअल समिट में, मैंने बताया कि यहां पर फिजिकल तो नहीं हो पा रहा है, ये वर्चुअल समिट हो रही है। तो वर्चुअल समिट हाल ही में हुई थी और पहली बार ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने समिट को ज्वाइन किया था। क्योंकि 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से नेम का हर 2-3 साल में समिट होता है, ये कभी भी नहीं गए हैं। तो पहली ही बार इन्होंने समिट को ज्वाइन किया। तो मेरा क्वेश्चन तो आपका सिर्फ सिंपल सा है कि इसमें हाउ मेनी कंट्रीज, कितने देश इसमें शामिल हैं। तो इसमें देश शामिल है 120। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट एक दो और बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन के बाद अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा संगठन है तो वो है नेम, क्योंकि इसमें 120 सदस्य हैं। नेम का पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको हिंदी में आप बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वगैरह में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नॉन अलाइंड मूवमेंट का फुल फॉर्म है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये स्थापित किया गया था दोस्तों 1961 में जब वर्ल्ड आजाद हुआ था। और आपको पता है कि यूएसए यानी अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चला था और कुछ लोग चाहते थे कि अमेरिका चाहता था कि भारत इसमें मिले, रशिया चाहता था ये इसमें मिले, और भारत ही नहीं कई सारे देशों को एक खींचतान चलती रहती थी। एक समाजवादी देश था, एक पूंजीवादी कैपिटलिस्ट देश था, तो अपनी तरफ खींचते रहते थे। आपको पता होगा जर्मनी के भी 2 हिस्से थे, 1991 में पूरा जर्मनी एक हुआ था। तो यूएसए और रशिया जो है इनमें से किसी भी गुट में शामिल न हो, इसके लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का गठन किया गया था। यानी हम किसी की तरफ अलाइंड नहीं है, हम किसी भी गुट में नहीं है। उसी के लिए 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जाता है। 5 इसमें फाउंडिंग मेंबर थे, उन 5 फाउंडिंग मेंबर में एक जो है जवाहरलाल नेहरू भी थे। एसएससी वाले स्टूडेंट अगर सुनना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इसमें लोग शामिल थे। उसमें एक तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर, अब्देल नासिर। तो ये अब्देल नासिर इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। एक गाना के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम है क्वामे क्रुमा, KRUMAH। तो दूसरे पहले व्यक्ति इजिप्ट के प्रेसिडेंट, दूसरे व्यक्ति गाना के प्रेसिडेंट क्वामे क्रुमा, पहले व्यक्ति इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल नासिर, तीसरे व्यक्ति थे इंडोनेशिया के सुकर्नो, ये पहले प्रेसिडेंट थे सुकर्नो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। और चौथे इसमें व्यक्ति थे जो खुद ब्राजील यूगोस्लाविया के थे। यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट का नाम था उस समय जोसेफ ब्राज टीटो। तो ये जो है 5 लोग थे और इन्हीं के द्वारा ये संगठन की स्थापना की गई थी। 4 नाम मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, अब्देल नासिर जो हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, क्वामे क्रुमा गाना के, सुकर्नो इंडोनेशिया के और जोसेफ ब्राज टीटो जो हैं वो यूगोस्लाविया के थे। इन 5 लोगों के द्वारा स्थापना की गई थी और 120 देशों का संगठन है, बड़ा संगठन है। इससे कई सारे बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, इसीलिए मोदी जी ने इस बार इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है उनका थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो नाम के मूवमेंट में अभी तक वो शामिल नहीं हुए थे। वो विदेश मंत्री को या गृह मंत्री को या रक्षा मंत्री को भेज देते, लेकिन चूंकि वर्चुअल हुआ है तो उन्होंने यहीं से पार्टिसिपेट कर लिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव ऑफ आइडियाथॉन। आपने दोस्तों हैकाथॉन तो सुना होगा, हैकाथॉन से थोड़ा अलग है। हैकाथॉन होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर या आपका जो दूसरी चीज़ें रहती है उसको हैक कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है, वहीं पर आप रहिए और वो ट्राई करिए कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये आइडियाथॉन थोड़ा अलग है। आइडियाथॉन का मतलब है कि कोई भी किसी भी आइडिया से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, अलग अलग आइडियाज़ देने हैं। तो ये हाल ही में आइडियाथॉन जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, नया टर्म है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो कम से कम घर बैठे फ्री बैठे कमेंट जरूर करिए। अगर अभी भी आप कमेंट नहीं कर पा रहे तो इससे फ्री आप जीवन में कभी नहीं रहेंगे। तो जल शक्ति मिनिस्टर आपको बताना है कौन है, उन्हीं के द्वारा आइडियाथॉन जो है
लॉन्च किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं दोस्तों, देखिए चन्नी आनंद, मुख्तार खां और यासीन डार। चन्नी आनंद, मुख्तार खां और यासीन डार मैंने लिखा है यहां पर, इन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है हाल ही में, 2020 का पुलित्जर प्राइज। आपको बताना है कि पुलित्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुलित्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है स्पेसिफिकली तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, अदरवाइज न्यूज़पेपर, लिटरेचर और ये जो है एक और फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक कंपोजिशन के फील्ड में भी दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जाना जाता है आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो जर्नलिज्म से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। इस बार ये तीनों भारतीयों को मिला है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की में ये जो फोटो जर्नलिज्म इन्होंने किया था उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। और ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। सबसे पहली बार इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी नॉमिनेटेड बाय द ट्रंप एज फेडरल कोर्ट जज बाय द ट्रंप रिसेंटली, यानी किस इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी को ट्रंप के द्वारा, 2 बार मैंने ट्रंप लिख दिया है, ये क्वेश्चन मैंने ही टाइप किए हैं, सारे ऑप्शन मैंने ही सेट किए हैं, यूनिक क्वेश्चन है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। पूरे वीक का मैंने निचोड़ ले लिया है, टाइपिस्ट का काम, बहुत सारा एडिटिंग का काम सारा मैंने किया है इसमें। तो मैं चाहूँगा इसका रेस्पॉन्स आया आपकी तरफ से, अगर आएगा तो मैं इसको वीक में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। प्लस मैं सोच ही रहा था कि वीक में जितना टाइम लगता है, जितनी मेहनत लगती है बनाने में, उसको हम डेली बेसिस पर भी ला सकते हैं। तो बहुत जल्द जो है मैं आपके सामने डेली बेसिस पर कम से कम 10 फैक्ट लेके हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैंने अभी सारे यूट्यूब चैनल रिसर्च किए थे, उसमें कई सारे यूट्यूब चैनल जो है 1-1 घंटे का वीडियो बनाते हैं एक दिन का। अब इतना जो है टाइम नहीं देने की जरूरत है, सिर्फ आप 10 फैक्ट 15 से 20 मिनट रोज दे दीजिए, बहुत हैं। और जो 15 से 20 मिनट भी नहीं दे पाता है रोज, हालांकि अभी तो टाइम है बाद में, तो उसको वीकली देख लेना है। वीकली ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, उसमें सारे फैक्ट कोई भी बाहर नहीं जाएगा, उसको हम कवर कर लेंगे। तो आपको बताना था यहां पर कि इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी नॉमिनेटेड बाय द ट्रंप, ये जो यूएस फेडरल कोर्ट में अटॉर्नी जो है थे और उनको यूएस फेडरल कोर्ट में जज नॉमिनेट किया गया, उनका नाम बताना, एक महिला है तो उनका नाम है सरिता कोमाटायरेड्डी। ये पहला ऑप्शन जो है इन्हीं को बनाया गया है। हालांकि अमेरिका में जो पहले इंडो अमेरिकन जज थे उनका नाम है श्री श्रीनिवास, तो वो बनाए गए थे और वो वहां की सर्किट कोर्ट में बनाए गए थे, सर्किट कोर्ट में, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनाई गई। तो यहां जैसे जैसे आपके सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही वहां पर फेडरल कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके नीचे सर्किट कोर्ट है। तो सेकंड नंबर की कोर्ट में तो श्री श्रीनिवासन बनाए गए थे, लेकिन ये पहले की बात है। अभी रिसेंट में तो सरिता कोमिता रेड्डी को ही बनाया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट जज बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इनमें से किसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, किसको? तो ये जो भी आपके पास में ऑप्शन है, ये क्या है दोस्तों, इसमें डेली रूटीन की जो वस्तुएं बनाई गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, उनको प्रमोट करने के लिए इन वस्तुओं को ऑनबोर्ड किया गया है इस पोर्टल पर, गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर। ई मार्केट प्लेस पोर्टल क्या है, जीएम का पूरा नाम भी आ सकता है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि क्या है, तो देखिए जितनी भी सरकारी संस्थाएं, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो जितनी भी चीजों को खरीदती हैं, गुड्स को, सर्विसेज को खरीदती हैं, वो इस पर रजिस्टर्ड को ही खरीदती हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इनके लिए, इन इतनी संस्थाओं के लिए अगर कोई काम की चीज है तो वो यहां से खरीदती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाई गई चीजों को मार्केट प्रोवाइड करने के लिए यहां पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इनको रजिस्टर किया गया, ऑनबोर्ड किया गया है और इन सारों को एक कलेक्शन के नाम से नाम दे दिया गया है। तो उसका नाम क्या है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आएगा आपका सरस कलेक्शन। ये मैंने सारे दूध के नाम दे दिए हैं, सरस, अमूल, सांसी, पायस, सारे दूध के ब्रांड हैं, लेकिन इसका नाम जो है सरस कलेक्शन है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर ऑनबोर्ड की गई हैं। तो यहाँ से ये लोग खरीद लेंगे, कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 2 युद्ध मेडल के से किसको सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड वॉर 2 युद्ध मेडल से इसलिए सम्मानित किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में रशिया के सैनिकों को ध्यान रखने के लिए ये मेडल दिया जाता है। और ये मेडल विश्व के बहुत ही खूंखार व्यक्ति को दिया गया है, जिनकी मौत के कयास कई सारे लगा रहे थे, मौत के आस में बैठे थे,
और उनका नाम इनमें से आपको चूज करना है। उनका नाम है किम जोंग उन। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं और ऐसा बताया गया था कि अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन डेथ नहीं हुई, इन्होंने वापस खुद को जिंदा कर लिया है। तो ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। ये किम जोंग इल, किम जोंग संग जो है इनके दादा और पिता वगैरह का नाम है। शी जिनपिंग तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। तो किम जोंग उन को युद्ध मेडल दिया गया है इनके रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में ये जो है कि फॉलोइंग चेस प्लेयर विल पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन नेशंस कप, यानी चेस भी ऑनलाइन हो रहा है अभी। वो 6 कंट्री से पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, इसमें से आपको बताना। ही सारे चेस प्लेयर हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। चूंकि ऑनलाइन हो रहा है तो जगह वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है अगर कि ये कौन कराता है, तो फीडे नाम की एक संस्था है जो चेस से रिलेटेड है, वो ये करवाती है। जैसे मैंने बताया था फीफा जो है, उसी तरीके से फ्रेंच नेम है, उसी तरीके से फीडे नाम की एक संस्था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये संस्था जो है चेस का कंपटीशन करवा रही है ऑनलाइन। भारत से शामिल होंगे विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप शेड्यूल्ड फॉर समर 2021, 2021 के समर में होनी थी स्विमिंग चैंपियनशिप, इसको मई 2022 में कर दिया गया है। आपको बताना है किस कंट्री में ये शेड्यूल की गई थी। तो ये जो है एक जगह है दोस्तों फुकुओका, आपको इससे नाम पता चल जाएगा, फुकुओका। ये जगह कहाँ हो सकती है इनमें से, तो ये जगह है जापान में। यहाँ पर ये होने वाली थी लेकिन अब 2022 में होगी। आपको पता है कि हमारे ओलंपिक गेम्स भी जापान में होने वाले थे, टोक्यो ओलंपिक, उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो ये तो छोटी इवेंट है, इसको भी रद्द कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन हाल ही में भारत सरकार के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए चलाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा कि विदेशों में जितने भारतीय हैं उनको लाने के लिए भारतीय नेवी के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है। और इसमें हमारा जो एक नेवी है उसको भेजा गया है कि वहां से लोगों को लेके आया जाए। तो एक तो भेजा गया जलसा नाम का है, और एक है मगर क्रोकोडाइल का नाम होता है एक्चुअली। तो इन दोनों के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों को इंडिया वापस लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑप्शन है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। मैंने एक ऑप्शन और सेतु समुद्रम यहाँ पर लिखा था, लेकिन सेतु समुद्रम जो है कोई अभियान नहीं है। सेतु समुद्रम भारत और श्रीलंका के बीच में जो जगह है जो जोड़ती है, जहां पर रामायण आपने देखी होगी, पुल बनाया जाता है सीता जी को लेने जाने के लिए, उसका नाम सेतु समुद्रम है। यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, वहां पर ही सेतु समुद्रम है, और उभरी हुई जगह है जहां से जहां जा नहीं सकते तो फिर इधर से होके जाया जाता है। इसीलिए यूपीए सरकार ने इसको तोड़ने की बात की थी, तो अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया इस प्रोजेक्ट को। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं अभी, मुद्दे पर वापस आते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जा रहा है विदेशों से लोगों को लाने के लिए। उसके लिए नेवी के द्वारा 2 जहाज या आईएनएस इंडियन नेवल शिप जलसा और आईएनएस मगर को इसके लिए किया गया। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पहली किस कंट्री से लेने गए हैं ये लोग, अभी तो माले कहाँ की कैपिटल है, मालदीव की कैपिटल है, वहां से ये लोग लेके आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय मूल की किस अमेरिकन को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हाल ही में ओईसीडी में भारत की नहीं, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की, यूएसए की दूत नियुक्त किया गया है। एक्चुअली ये सारा हिंदी टाइपिंग भी जीवन में मैंने ही पहली बार किया है, तो कुछ गलतियां हैं, हो जाएंगी, मैं इसको सुधार दूंगा। गलतियां इंसानों से ही होती है और मुझे पूरा भरोसा है और गर्व भी है कि मैं इंसान हूं। तो होती रहती है गलतियां दोस्तों, एंजॉय करिएगा, छोटी मोटी बातों का लोड नहीं लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ओईसीडी में यूएसए का दूत जो है किस भारतीय महिला को हाल ही में यहां से नॉमिनेट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उनका नाम है मनीषा सिंह। आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि ओईसीडी क्या है, तो ओईसीडी का पूरा नाम है, आप लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मेरा ये पेन इतना चलेगा नहीं, मैं 2 बार बोल रहा हूं। ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूएसए की दूत इनको नॉमिनेट किया गया। ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 36 मेंबर हैं, 36 मेंबर हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है, किसी भी देश का वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाया जाए और वहां की इकोनॉमी को
बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट किया जाए, उसके लिए आइडियाज़ देता है, उसके लिए काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है OECD का। आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर है मनीषा सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोहतांग सुरंग, जिसका कार्य सितंबर 2020 में पूरा होने का टारगेट रखा गया है, का नया नाम क्या रखा है? तो देखिए, एक सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो अब राज्य नहीं रहा, छोड़ दीजिए, लेह लद्दाख को जोड़ेगी। तो लेह को जोड़ेगी और ऐसे घूम के रास्ता जाता है, उस रास्ते को सीधा छोटा कर देगी। करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनाई जा रही है दोस्तों, और 46 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम हो जाएगा सीधा जाने से। और इसको बना रहा है BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अमरनाथ के लिए एक नया रास्ता बनाया है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। पहले या तो हम सिक्किम की तरफ से जाते थे या नेपाल की तरफ से जाते थे, सॉरी अमरनाथ नहीं, आपका मानसरोवर के लिए। तो सिक्किम और नेपाल के अलावा एक और नया रास्ता डेवलप किया है BRO ने, और ये BRO ही है जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉर्डर पर विभिन्न टिपिकल टेरेन पर ये कई सारी सड़कें बनाता है। तो उसी ने ये सड़क बनाई है। आपका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद पूछा है कि इस सुरंग को नया नाम क्या दिया गया है। तो इस सुरंग को नया नाम दिया गया है अटल टनल, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। और इस टनल की जो लंबाई है वो 8.8 किलोमीटर। तो कितने सारे फैक्ट देखिए हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, ये हमें ऊर्जा देगा अगली बार फिर इससे भी अच्छा सेशन लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह आर्कटिक के मौसम पर नजर रखने के लिए आर्कटिका M सैटेलाइट लॉन्च करेगा? आर्कटिका ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो हमारे, आपको पता होगा, पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो साउथ पोल अंटार्कटिका कहलाता है, ऊपर वाला पोल जो है आर्कटिक कहलाता है। तो यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एक आर्कटिक काउंसिल भी बनाई गई है जो 8 देश आसपास हैं, उन्होंने आर्कटिक काउंसिल बनाई है। काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, गैस के भंडार हैं, इसीलिए यहाँ पर नज़र रखने के लिए कई सारे लोग जो हैं, कई सारे देश जो हैं यहाँ पर नज़र बनाए रखेंगे। और यहाँ के मौसम पर नज़र बनाए रखने के लिए किस देश ने आर्कटिक M सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की है? तो उस देश का नाम है दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो इन्होंने बुलाया है कि हम इसको लॉन्च करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देखिए कि छोटा सा फोटो आपको लैंप टाइप दिख रहा होगा, ये एक UV लैंप है, बहुत ही इनोवेटिव UV लैंप बनाया है हाल ही में। इसके बारे में बात कर लेते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक UV डिसइंफेक्शन लैंप लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है UV ब्लास्टर, अल्ट्रावायलेट ब्लास्टर आप इसको बोल सकते हैं, जो सैनिटाइज करेगा कोरोना प्रोन एरियाज को। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कोरोना से रिलेटेड कई सारे लोगों ने एक मशीन बनाई थी। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, इस मशीन में से घुसकर तो पता लगता है कि आपके पास कोई वेपन वगैरह तो नहीं। वैसे एक टाइप मशीन बनाई थी जिसमें दोनों तीनों तरफ से गैसेस वगैरह आती हैं और आप जो है सैनिटाइज हो जाते हैं। इस पर कई सारे बाद में रोक लगा दी गई थी, क्योंकि इससे जो केमिकल निकलता था उससे लोगों को खतरा रहता था और पूरी तरीके डिसइंफेक्ट भी नहीं होते थे। तो केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन के लिए ही ये मशीन बनाई गई। आपके सामने चमकदार मशीन दिख रही है, बहुत अच्छी मशीन दिख रही है। आपका बस इतना सा बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। CSR ने बनाई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने बनाई है, इसरो ने बनाई है, DRDO ने बनाई है। तो इसका आंसर है DRDO ने ये बनाई है। इस मशीन की खासियत क्या है कि एक तो केमिकल फ्री है, दूसरा ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, अदर गैजेट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, उनको भी ये डिसइंफेक्ट कर सकती हैं। तो ये अभी के टाइम में बहुत अच्छी न्यूज़ है। DRDO को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन आएगा 27वां नंबर, और आपको बोला है कि RBI ने हाल ही में कैंसल द लाइसेंस ऑफ CKP। बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ये बैंक जो है आगे ऑपरेशन नहीं कर पाएगा कभी भी। ऐसा नहीं इस पर थोड़े टाइम के लिए बैन लगाया या इस पर जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाया, ऐसा नहीं है। इसका पूरा लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आपको बताना है किस स्टेट में ये सेवाएं देता था। तो CKP कोऑपरेटिव बैंक उसी स्टेट में सेवाएं देता था जहां का एक बैंक पहले RBI ने थोड़े टाइम के लिए बैन किया था। हालांकि उस पर वापस हट जाएगा बैन, 50,000 रुपये निकलने से ऊपर तक छूट नहीं दी गई थी। ये बैंक था PMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। उसी राज्य का ये बैंक है। तो दोस्तों ये बैंक है महाराष्ट्र का, और इस पर बैन लगा दिया गया।
हालांकि आरबीआई ने बोला है कि इस बैंक में जितने भी डिपॉजिटर हैं उनमें से 99.2% डिपॉजिटर को अपना पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। और पूरा पैसा जो वापस दिया जाएगा, तो आपको पता होगा दोस्तों कि बैंकिंग में जो भी आप पैसे जमा कराते हैं वो उसमें से कई सारे बैंक DICGC के तहत इंश्योर्ड होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक वैसे नहीं होते हैं कई सारे, लेकिन ये बैंक था। आप भी कभी डिपॉजिट कराएं तो ध्यान रखिएगा कि क्या वो बैंक DICGC के तहत रजिस्टर्ड है क्या। DICGC का फुल फॉर्म यहाँ इतना मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। डिपॉजिट, D फॉर डिपॉजिट, I फॉर इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडरी है उसके द्वारा बैंकों में डिपॉजिट का इंश्योरेंस किया जाता है कि अगर बैंक डूब जाए तो वो आपको पैसा देगा। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, पहले ये 1 लाख हुआ करती थी कि मैक्सिमम 1 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपके 5 लाख डिपॉजिट हो। लेकिन इसमें अभी थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट किया गया था, 5 लाख लिमिट कर दी गई है। यानी अगर आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट है तो सारे पैसे आपको दिए जाएंगे। तो ये DICGC ही है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आरबीआई की एक सब्सिडरी है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस इंश्योरेंस के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, बैंक ही उस पैसे को देता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है DICGC का। और हमारे एक पर्सन BP कानूनगो जो है इसके चीफ हैं DICGC के। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो CKP कोऑपरेटिव बैंक है इसमें करीब करीब 485 करोड़ का ह्यूज डिपॉजिट है, 485 करोड़ का। और इसके लोन है 161 करोड़ के, तो 161 करोड़ के लोन है, 485 करोड़ का डिपॉजिट है। उसमें से 99.2% को तो ये मिल जाएगा, ये आरबीआई ने बोला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान के द्वारा अपनाई जाने वाली नई मुद्रा का क्या नाम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान आपको पता होगा उसके ऊपर बैन लगा हुआ है अमेरिका ने न्यूक्लियर से रिलेटेड, और ईरान से रिलेटेड काफी सारी खबरें भी चल रही थी। वहां के एक पर्सन थे कासिम सुलेमानी, वो भी अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। कासिम सुलेमानी वो वहां की जो रिवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, रिवोल्यूशनरी फोर्सेस जो वहां पर एक तरीके से रिवोल्यूशनरी फोर्सेस में एक कुर्द गार्ड्स नाम का एक दस्ता था, उसके हेड थे वो, और बहुत ही रिनॉन्ड फेमस व्यक्ति थे, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि अमेरिका और ईरान का टेंशन चलता ही रहता है। तो आपको ईरान में मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा बैकग्राउंड कि ईरान में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहां पर जो इतने सारे बैन लगा रखे हैं उनके ऊपर, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। और इन्फ्लेशन जब बढ़ गई है तो वहां की करेंसी का वैल्यू डाउन होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और विश्व में वो करेंसी खत्म होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया है कि पुरानी मुद्रा के 10,000 के बराबर एक मुद्रा होगी, यानी 10,000 रुपए के बराबर 1 रुपया होगा। इस नई मुद्रा को उन्होंने लॉन्च किया था कि इन्फ्लेशन से देश को बचाया जा सके। इस नई मुद्रा का नाम आपको सिर्फ बताना है, उसका नाम है तोमान। तोमान करके मुद्रा है। अभी तो वहां की मुद्रा का नाम है रियाल। तो 10,000 रियाल के बदले 1 तोमान आपको दिया जाएगा, और अभी 2 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि ये मुद्रा को रिप्लेस किया जा सके। तो तेहरान जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, एक्चुअली ये तेहरान जो है वहां की कैपिटल है। और कासिम सुलेमानी का जिक्र तो मैंने जनरली कर दिया है, जिक्र तो एक और का होना चाहिए कि कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए जब ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की थी तो वहां पर कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, क्योंकि एक जो जेट जा रहा था वहां से, एक हेलीकॉप्टर नहीं बोलेंगे, हवाई जहाज बोलेंगे, हवाई जहाज लेकर जा रहा था कई सारे लोगों को, गलती से मिसाइल उस हवाई जहाज को हिट कर गई थी और कई सारे लोग मारे गए थे। तो ये इंटरेस्टिंग खबरें रहती है, पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो नई मुद्रा का नाम है ईरान का तोमान, पुरानी मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है दोस्तों, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यूड अ लॉस्ट ऑफ होम रिपोर्ट। लॉस्ट एट होम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। यूनिसेफ के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई है, नंबर 1। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे। तो हेनरिटा एच फोरे जो है
इसके हेड है, न्यूयॉर्क में स्थापना, न्यूयॉर्क इसका हेड ऑफिस है, 1946 में इसकी स्थापना हुई। इसने क्या किया, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में क्या है, इसने बताया है कि 2019 में करीब 33 मिलियन लोग जो हैं डिस्प्लेस हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा है, और इन सारे 33 मिलियन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है। उसके कारण इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंसेस, ये बहुत सारे हुए हैं। सीरिया का आपको पता होगा, नेचुरल डिजास्टर के कारण भी बहुत सारे हुए हैं। तो 33 मिलियन लोगों की शिफ्टिंग हुई है, बहुत बड़ी शिफ्टिंग है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि करीब 5 लाख लोग, 5 मिलियन लोगों की शिफ्टिंग तो अकेले भारत में हुई है, और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। यानी सबसे टॉप पर भारत ही है 33 मिलियन लोगों में। और इन 33 मिलियन में से भी 28 मिलियन जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर के कारण जो है 28 नहीं सॉरी 25 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग जो है नेचुरल डिजास्टर के कारण डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लॉस्ट एट होम, आपको तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा लॉस्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है और कितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2019 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है, निम्न में से किस पोर्टल को सरकारी संस्थाओं के द्वारा ड्रोन के उपयोग हेतु तुरंत अनुमति देने के लिए बनाया गया है? आपको पता होगा कि ड्रोन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, आपका मुंबई, बहुत सारी जगहों पर, ताकि ड्रोन के द्वारा ये जो कोविड-19 के प्रॉब्लम है बिना छुए बिना जाए वहां पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन आपको पता होगा कि कई सारे इलाकों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती है। कितनी ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं, कौन सा ड्रोन उड़ा सकते हैं, उसके लिए भी कई सारी गाइडलाइंस हैं। तो अभी क्या है, कई सारी सरकारी अथॉरिटी जब ड्रोन बनाती है तो गाइडलाइन सामने आती है, वो बीच में आती हैं। उसी को खत्म करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम आपको बताना था, उस पोर्टल का नाम है गरुड़ पोर्टल। और ये जो गरुड़ पोर्टल है ये लॉन्च किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत फ्रीली और इजीली आपको परमिशन मिल जाएगी। इसके साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है वो भी इसकी निगरानी रखेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सबसे बड़े सिविल एविएशन के अधिकारी होते हैं, महानिदेशक होते हैं। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है ड्रोन से रिलेटेड अनुमति के लिए। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी ऑफ कश्मीर गॉट जीआई टैग? तो किस कमोडिटी को कश्मीर का जीआई टैग मिला है? ये फोटो पे कंफ्यूज नहीं होइएगा और आप खाने की मत सोचिएगा इसको, कम से कम स्पेसिफिकली इसको तो आप खा नहीं सकेंगे, इसको बनाना पड़ेगा। ये सीधा खा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बताना है कि कश्मीर की किस कमोडिटी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कई सारे टाइम बता चुका हूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक होता है, और भौगोलिक संकेतक किसी स्पेसिफिक जगह की चीज को मिलता है जहां पे वो चीज प्रसिद्ध होती है, और बाद में जब ये भौगोलिक संकेतक मिल जाता है तो उस देश में और उस जगह वाले लोग उसको जीआई टैग को यूज कर सकते हैं। ये पहचान होती है कि ये वास्तव में वहीं की है। जैसे आपको मेरे को बताना तो नहीं चाहिए अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं, वो नाम लेना नहीं चाहिए। मान लीजिए जोधपुर के मिर्ची बड़े को ये मिल जाए जीआई टैग, तो कई सारे लोग जो हैं ये यूज करेंगे कि जोधपुर का ही मिर्ची बड़ा है, खाइए। उसी तरीके से जैसे गुजिया को मिला हुआ है बीकानेरी गुजिया को, वैसे ही जम्मू कश्मीर की किस कमोडिटी को मिला है तो उसका नाम है सैफरन। सैफरन का मतलब केसर, केसर को मिला है जीआई टैग। जम्मू कश्मीर की केसर वैसे भी प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिलने के कारण ऑथोरेटिवली यूज कर पाएंगे इसको। तो ध्यान रखिएगा केसर को मिला। अब नीचे की मैं बात कर लूं कि ये जो नीचे मैंने लिखा है ये क्या है, तो ये दोस्तों जो आपके सामने फोटो है ये है ब्लैक राइस, और ये ब्लैक राइस को हाल ही में जीआई टैग मिला था। ये ब्लैक राइस जो है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मणिपुर का ब्लैक राइस है। मणिपुर एक वीडियो मैंने करंट का रिकॉर्ड किया था अभी, उसमें मैंने बताया था मणिपुर का ब्लैक राइस है ये। तो ये मिला है। दूसरा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये टेराकोटा इसको बोलते हैं। एक बलुई मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है पकाकर, और इस तरीके से दिखती हैं, बहुत सारे खिलौने टाइप बनाई जाती हैं। तो ये जो है ये है गोरखपुर के टेराकोटा, और ये वहाँ के जो पोटर्स हैं ये बनाने वाले हैं वो ये हॉर्सेस और एनिमल्स वगैरह, एलिफेंट वगैरह बनाते रहते हैं। तो इनको जीआई टैग मिला है गोरखपुर यानी यूपी, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है वहाँ पर। और दूसरा जो एक और ये बीच में लिखा है इसका जो है इसका नाम है कोविलपत्ती कदलाई मिठाई, इसको बोलते हैं कदलाई। कोविलपत्ती जगह का नाम है कदलाई मिठाई,
तो कदलाई मिताई जो है आपको दिख रहा होगा, ये पीनट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं और गुड़ हैं, उसको साथ में जो है चाशनी बना के जमा देते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते मैं आपको मीठे मुँह कराते जा रहा हूँ। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं।